अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला अहलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम तिजारत के इस्लामी उसूल में। जो आयत मैंने पढ़ी इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि ए ईमान वालों, अपने माल को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ, सिवाय ये कि तुम आपसी बाहमी रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ तिजारत करो। लाजिम और ज़रूरी है एक ईमान वाले के लिए कि वो तिजारत के इस्लामी उसूलों को जाने, और वही जानने की हमारी कोशिश इस प्रोग्राम में है ताकि हम सही बात जानकर उस मुताबिक सही और हलाल रोज़ी कमा सकें और वो रोज़ी खुद भी खाएं और दूसरों को भी बताएं। इसी बात के तहत हमने कई सारी बातें अब तक देखी हैं। आइए इस सिलसिले को आज के इस प्रोग्राम में फिर आगे और बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह खैर। कि सारी चीज़ें फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास कोई इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स इस तरह का होना चाहिए, जो ऐसे कई सारे जो बिजनेसमैन है जो बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, हमारे कई सारे प्रोफेशनल्स की क्या शिकायत है, कहते हैं कि बैंक्स में ही जॉब मिल रहा है, यही फला चीज़ मिल रही है, फला इस्लामिक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। कोई कह रहा है मुझे दाढ़ी निकालने बॉस कह रहा है, कोई कह रहा है नमाज पढ़ने जाने नहीं दूंगा। अब ये कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि हम लोग बिजनेसेस में आगे बढ़ें और हलाल लाइंस पर ही काम हो। कोई कह रहा है कि बैंक्स का जॉब मिल रहा है, नहीं करोगे, आप हलाल लाइन में करो। हमारे पास मुस्लिम्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फंड से नवाजे हुए लोग भी हैं। ऐसे बैतुल माल कायम हो सकते हैं जिसके जरिए ऐसे बिजनेसमैन को फिनेंस किया जा सकता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए जहां वो इन्वेस्ट कर सके, लेकिन उनके पैसों की भी सिक्योरिटी हो, जो सिक्योरिटी का ख्याल रखने वाले ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो जो ऐसी सब चीज बिल्कुल बराबर से करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसके अंदर सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, उसके अंदर गारंटर लेंगे, सारे मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे, उस चीज के अंदर एक फाइनेंशियल ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई सिस्टम। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ों की ज़रूरत है ये ताकि हमारे हलाल बिजनेसेस इंक्रीज हों और हमारे मुस्लिम्स के पास ऐसे हलाल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े ताकि वो इस्लामिक उसूल और कायदों के तहत रहकर हलाल रोज़ी कमा सकें। तो ये चीज़ की ज़रूरत है। अब ये बताइए कि क्या ये एडिशनल कंडीशन लगा सकते हैं कि देखो तुम बिजनेस करोगे तो ये बिजनेस है ना इस टाइप का, उसमें रिस्की होता है, वो बिजनेस तुम नहीं करना, क्योंकि मिसाल के तौर पे लॉस होगा तो किसके पैसे जाएंगे, इन्वेस्टर के पैसे जाएंगे। तो क्या ऐसी कंडीशंस वो लगा सकते हैं? एक्चुअल बात यह है कि कंडीशंस के अंदर भी रूल है, सारी कंडीशंस जायज है सिवाय जो दो टाइप की कंडीशंस हमने देखी। और हकीम बिन हिजाम रदियल्लाहु अन्हु की हदीस मिलती है हमें दारकुतनी में, और ये हदीस की तहकीक इरवाल गलील में हदीस सही सनद से पता चलता है कि वो जब अपने पैसे देते थे ऐसे मुदारिब पर्सन को जो मुदारबा करेंगे तो कंडीशन लगाते थे कि देखो तुम जब मेरे ये ट्रेड गुड्स लेकर जाओगे, ट्रेडिंग करोगे, तो फ्लड प्रोन एरियाज में नहीं जाओगे क्योंकि लॉस होगा तो उनके पैसे जाएंगे ना। तुम ये फलां चीज नहीं करोगे, तुम ये फलां चीज नहीं करोगे, ऐसी कंडीशंस लगाते थे। ऐसे भी जनरल कायदे के तहत कंडीशन लगाना जायज है, जायज कंडीशंस। तो कंडीशंस वो लगा सकते हैं ताकि बिजनेस ज्यादा सेफली ये कंडक्ट करें, ताकि इनका भी भला हो और इन्वेस्टर्स का भी भला हो। ऐसी कंडीशंस लगा सकते हैं ताकि बिजनेस को फैसिलिटेट करें। तो यह है मुदारबा के ताल्लुक से डिटेल्स। सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसी कंडीशन इन्वेस्टर लगा सकता है कि देखो जो भी नफा होगा उसका 40% मेरा, लेकिन 40% के ऊपर तुम 10,000 दोगे, 40% प्लस 10,000। ये गारंटी कौन देगा? 10,000 का प्रॉफिट बचेगा। अगर लॉस हुआ तो भी उनको प्लस 10,000 मिलेगा। ये कायदा कहां से आएगा? हाँ, तो प्लस 10,000 दोगे, ये चीज जायज है नाजायज है? ये चीज नाजायज का फतवा है स्कॉलर्स का। अब सेकंड चीज, क्या वो कह सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, उसका 10% यानी 10,000 प्रॉफिट तुम दोगे? इतना नहीं दे सकते? हाँ, इतना नहीं दे सकते। हाँ, इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज नहीं दे सकते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज दे सकते हैं। अगली बात ये बताइए कि अगर मान लीजिए 10 इन्वेस्टर्स को इन्होंने लिया और 10 इन्वेस्टर्स 1-1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो वो 10 के 10 का शेयर इक्वल होना चाहिए या अनइक्वल भी हो सकता है? इस बारे में स्कॉलर्स में इख्तिलाफ है। इमाम शाफी, इमाम मालिक इस व्यू के है कि इक्वली होना चाहिए।
इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा इस व्यू के है कि अनइक्वल भी हो सकता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बात यह है कि इक्वल करने की कोई दलील नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने इनको बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया, बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्हें जब इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त जरूरत थी, वो टाइम पे इन्होंने इन पर कॉन्फिडेंस रखकर इनके साथ में इन्वेस्ट किया। अब यहां इन्हें उन्होंने दिया है 15%, लेकिन बाद में आने वाला जो 1 लाख ही इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस चलने के बाद इन्वेस्ट कर रहा है, उसको देंगे 10%। तो ये सिचुएशन के ऊपर बेस्ट डिसीजन वो हर एक नेगोशिएशन तब का तब होगा। ऐसा कोई कानून नहीं है कि इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करने वालों को इक्वल ही प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमने मुदारबा के ताल्लुक से डिटेल्स देख ली। अब हम देखने वाले हैं मुशारका, फिर मैं आप लोगों को सवाल पूछने का मौका दूंगा। मुशारका पार्टनरशिप को कहते हैं, और पार्टनरशिप के अंदर बुनियादी कायदा यह है कि सारे फॉर्म्स पार्टनरशिप के ये हलाल है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक शख्स ला रहा है 1 लाख कैपिटल, दूसरा ला रहा है 50,000 कैपिटल, और दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, जायज है। परसेंटेज प्रॉफिट का क्या होगा वो लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो 50,000 कैपिटल ला रहा है लेकिन वो ज्यादा पहुंच का आदमी है। हाँ, एक ला रहा है अपना नाम, दूसरा करेगा पूरी मेहनत। कभी कभार किसी का नाम ही इतना होता है कि बिजनेस उसके नाम से चल जाता है, हाँ, उसका गुडविल होता है। तो क्या है, वो अपना जो नाम ला रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल फॉर्म है। एक करने वाला है मेहनत और कैपिटल भी लगा रहा है, दूसरा सिर्फ कैपिटल लगा रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। एक ने मेहनत भी की, कैपिटल भी लगाया। तो ये बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। कायदा ये है वहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है। लेकिन हम देखते हैं कि कुरान के अंदर एक वार्निंग है। सूरह 38 आयत नंबर 24 में आता है व इन्न कसीरम मिनल खुलताई, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे खुलताई पार्टनर्स हैं, लयबगी बादुहुम अला बाज, जो बाज के ऊपर तजावुज करते हैं, बगावत करते हैं, हद से आगे बढ़ते हैं, ट्रांसग्रेस करते हैं, जुल्म करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इल्लल लदीना आमनु, सिवाय ईमान वालों के, व अमिलुस सालिहात, और नेक काम करते हैं। ये अल्फाज है दाऊद अलैहिस्सलाम के, और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात को जिक्र किया। तो हम देखते हैं कि ईमान वाले और नेक काम करने वाले इसमें अमानत में खयानत नहीं करते। सही बुखारी की हदीस है मुनाफिक के बारे में कि मुनाफिक की 4 निशानियां हैं, और एक हदीस में आता है 3 निशानियां हैं, दूसरी हदीसों में और निशानियां भी मिलती है। इस हदीस में आता है कि मुनाफिक की निशानी ये है, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। वो इज़ा तुमिना खाना, जब कोई उस पर भरोसा करता है तो भरोसे को तोड़ देता है। वो इज़ा वादा अखलफा, वादा करता है तो वादे को तोड़ देता है, वादा खिलाफी करता है। ये मुनाफिक की निशानी है, ये ईमान वाले की निशानी नहीं है। और आखिरी निशानी ये कि इस हदीस में मेंशन्ड है कि जब वो गुस्से में आ जाता है तो बदकलामी करता है, बुरी तरीके से बात करता है। ये मुनाफिक की निशानी है। तो ईमान वाले अमानत में पक्के होने चाहिए, क्योंकि पेमेंट तो करना ही है ना, यहाँ पे नहीं करोगे तो वहां करना पड़ेगा, वहां करना तो और भारी पड़ेगा। तो पार्टनर बने हो तो बराबर से ही पार्टनरशिप संभालो। जो चीज है अमानतदारी के साथ वैसे के वैसी होनी चाहिए और वैसे के वैसे करनी चाहिए। अब इन्वेस्टर को ये डर है कि बराबर से हम लोगों को बता रहे हैं डिटेल्स के नहीं बता रहे हैं, तो वो अपने ऊंट को बांधने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह पर भरोसा करो लेकिन ऊंट को बांध दो। अब कैसे बांधते हो, बांध दो। हर जगह और जमाने और दौर और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऊंट को बांधने का तरीका अलग अलग होगा। मतलब हम यहाँ ऊंट की बात नहीं कर रहे हैं, को बोले ऊंट की ट्रेडिंग हम नहीं करने वाले हैं, हम तो फला बिजनेस करेंगे कपड़े का। ऊंट कहां से बीच में आ गया? ऊंट को मैं बांधू, मैं तो कपड़े का बिजनेस करने चला था। तो यहाँ बात यह है कि कपड़े के बिजनेस में भी ऊंट को बांधना होगा। मतलब कैसे इनके ऊपर चेक रखा जाए, उसके सिस्टम होते हैं। तो भरोसा एक बात है, लेकिन साथ में ऊंट को बांधो भी, क्योंकि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। लेकिन एहतियात बरतना है। ऑफ कोर्स तकवा सबसे बड़ी चीज है। तो अब जैसे अकाउंटिंग सिस्टम्स है, स्टॉक इन्वेंट्री सिस्टम्स है, कई सारे सिस्टम्स है जिसके जरिए आज बिजनेस को मॉनिटर करना बहुत आसान हो चुका है। कैसे हो सकता है? तो हम देखते हैं कि किस तरह से अगर एक पीस उनकी दुकान में बिकेगा तो इनके पास मोबाइल में रिपोर्ट आएगी। ऐसी पॉसिबिलिटीज है, और सब टेक्नोलॉजीज को क्यों ना हम यूज करें ताकि हमारे हलाल बिजनेसेस को इंक्रीज करने का कुछ एक सिस्टम जो हमें मिल रहा है वो सिस्टम को सपोर्ट किया जाए। और ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तौर पर हो सकता है। इनफरादी तौर पर भी ये जाके इनसे बात करके कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल तौर पर भी कोई इंस्टीट्यूशन बीच में हो सकता है जो इस चीज को मैनेज करे ताकि ये काम अच्छी तरह से हो और मुस्लिम बिजनेसेस इंक्रीज हो।
ताकि हमारे जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टर भी मिल जाए, उनको मॉनिटर भी किया जाए और उनको प्रोग्रेस करने की उनकी ट्रेनिंग भी हो, और ताकि बिजनेस कम्युनिटी बिजनेसेस में आगे बढ़े, और ताकि जिसके अंदर खुद के टर्म्स पे काम करेंगे। किसी और के अंडर होंगे तो हमेशा मोहताज रहेंगे, लेकिन जब खुद की टर्म्स पर होंगे तो और ज्यादा अच्छी तरह से एक इंसान काम कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है, सर्विस भी आदमी कर सकता है जो कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन सर्विस में अपने इस्लामी उसूलों को तोड़कर या झुककर इस तरह से नहीं होना चाहिए। सर्विस भी कोई करेगा तो अपने टर्म्स पर करेगा, ऐसा नहीं कि उनके टर्म्स पर करे, कुरान और हदीस के टर्म्स पर करेगा। हमने मुदारबा और मुशारका दोनों कवर कर लिया। अब यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। शराकत ये गैर मुस्लिम के साथ इस्लामिक निकाह रूह से जायज़ है या? जी, भाई का सवाल है कि मुशारका या शराकत क्या गैर मुस्लिमों के साथ में जायज़ है या नाजायज़ है। ये सब्जेक्ट डिस्कस हुआ है, स्कॉलर्स के फतवे इस बारे में मौजूद है। हम ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद परचेज तो किया नॉन मुस्लिम से, इसमें कोई शक नहीं है। और जब कुरान का जनरल उमूम है वह हल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है, तो जनरल चीज़ के तहत वो चीज़ को मना करने की जब तक कोई दलील नहीं मिलती तब तक वो चीज़ को हम हराम या गलत बोल नहीं सकते। तो अगर मान लीजिए कि कोई शख्स पार्टनर उसके नॉन मुस्लिम्स है या उनके साथ मिलकर भी वो बिजनेस करता है, इसमें भी कोई हर्ज या कोई गलत बात कहने की दलील नहीं मिलती। लेकिन स्कॉलर्स ने एहतियात बरतने कहा है कि आदमी अपने ऊँट को बांध दे, अपना एहतियात बरते और कोशिश करे कि, क्योंकि शरीयत के उसूल होते हैं बिजनेस में, ट्रेडिंग में शरीयत के उसूल होते हैं। हमारा रिलीजन सिर्फ मस्जिद तक नहीं होता है, हमारा रिलीजन, हमारा दीन, हमारा मजहब जो अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई इंसानों के लिए आई है, वो उसे बिजनेस तक की रहनुमाई करते हैं। तो बिजनेस में क्योंकि वो उसूल अप्लाई करना है, अब उन उसूलों पर जिसका ईमान है वो अप्लाई करेगा, जो जानता है और अमल करने का जज्बा जिसके अंदर है वो अप्लाई करेगा। इसी वजह से उसका कंट्रोल अगर किसी मुस्लिम के पास है तो वो बेटर होगा, ताकि वो रूल्स को बराबर से अप्लाई कर सके, जिससे सबका फायदा होगा, सारे इंसानों का फायदा है। कुरान और हदीस के अंदर जो रूल्स आए हैं इसके अंदर सारे इंसानों का फायदा है। तो इसीलिए बेटर यह है कि उसके पास कंट्रोल हो ताकि वो रूल्स को अप्लाई करे और ताकि उसकी कमाई सचमुच हलाल ही रहे और कोई गलत चीज ना रहे। लेकिन अदरवाइज भी रोकने की कोई दलील नहीं है। और इसमें मजीद यह है कि उसे किसी के अंडर में नहीं होना चाहिए, वो खुद अपनी कैपेसिटी में हो, किसी के प्रेशर में ना रहे, ताकि वो अप्लाई कर सके वो रूल्स को, सही तरह से वो बात को बता सके। अगला हलाल ऑप्शन जो हम लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने अनाउंस भी किया था तो मैं कुछ स्किप करके यहां पे डायरेक्टली जा रहा हूं, और वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के कंसेप्ट को हमें समझना होगा कि आखिर में कंसेप्ट क्या है। शेयर मार्केट का बुनियादी कंसेप्ट यह है कि एक कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक में, कि वो कंपनी के अंदर आप सब शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती है। अब जो शेयर्स इशू करती है इसके अंदर आप मुझे पहले एक बुनियादी बात ये बताइए कि जो शेयर होल्डर्स है वो क्या है कंपनी के? शेयर होल्डर्स क्या है कंपनी के? ओनर, पार्टनर्स हैं। ये एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, खाली एक बड़ा फॉर्म है। जैसे 1,00,000 पार्टनर्स को बांधने का सिस्टम है शेयर्स, और इस्लामिकली शेयर्स के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पार्टनर अगर 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1,00,000 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख शेयर्स हो सकते हैं, 10 लाख पार्टनर्स हो सकते हैं, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि कैपिटल पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है गो ऑन द ओपन मार्केट। मार्केट में जाओ, अपना इशू निकालो, और इशू निकाल करके मार्केट से पैसे उठा सकते हो थ्रू शेयर्स। तो शेयर्स के थ्रू कंसेप्ट के जरिए पैसे उठाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रेजेंट डे जो शेयर मार्केट है, वो शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग करना कैसा है, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, ये कैसा है। तो हमें देखना होगा कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या क्या है। शेयर मार्केट्स में मोटे तौर पर 3 चीजें होती हैं। एक शेयर्स बिकते हैं, दूसरा डिबेंचर्स बिकते हैं, और तीसरा डेरिवेटिव्स बिकते हैं। तीनों को हम देखेंगे। शेयर्स जो बिकते हैं, जो कंपनी स्टार्ट हुई, उसने अपना 10 रुपए का शेयर ऑफर किया, वो शेयर किसी ने खरीदा। अब वो शेयर की वैल्यू बढ़ती है या घटती है कब? जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। हम अगर इसके जेन्युइन फैक्टर्स पहले देखेंगे, फिर आर्टिफिशियल फैक्टर्स देखेंगे। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से, रिपोर्ट अच्छा आने की वजह से बहुत सारे लोग खरीदने चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड शेयर्स होते हैं। कंपनी जो शेयर जो इनिशियली ऑफर की वो लिमिटेड शेयर्स है, तो लिमिटेड शेयर्स होने की वजह से ऐसा थोड़ी है कि जितने शेयर्स पार्टनर्स बनने चाहे बनते जाए, वो एक लिमिट है उसकी।
तो ऑब्वियसली जो 10 रुपए का शेयर था उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, 15 हो गई, 20 हो गई। लेकिन अगर बात यहां तक होती तो ठीक थी। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं स्पेक्यूलेशन की नीयत से। स्पेक्यूलेटर्स के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक वो स्पेक्यूलेटर्स जो जेन्युइनली शेयर्स खरीदते हैं, और दूसरे वो है जो डेरिवेटिव्स के जरिए स्पेक्यूलेशन करते हैं। डेरिवेटिव्स का क्या मामला है वो हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। तो ये स्पेक्यूलेटर्स की वजह से वो प्राइस कई बार आर्टिफिशियली भी बढ़ जाते हैं, आर्टिफिशियली गिर भी जाते हैं। जो हम सुनते हैं कि शेयर मार्केट चढ़ गई, जो बुलिश रन चल रहा है, बुलिश फेस चल रहा है जो चढ़ती आ रही है, और बेरिश फेस चल रहा है जहां गिरती जा रही है। तो हम देखते हैं कि ये चीज होती है स्पेक्यूलेटर्स की वजह से, जो अलग इंटेंशन से आए हुए लोग होते हैं। स्पेक्यूलेटर्स के बारे में और क्यों इतना ज्यादा स्पेक्यूलेशन हो जाता है उसकी एक बहुत बुनियादी और बहुत बड़ी वजह है, और वो बुनियादी वजह है डेरिवेटिव्स। क्या मतलब? डेरिवेटिव्स की वजह से पूरी दुनिया में 1970s में जब से डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस हुए और फर्स्ट टाइम लाए गए, तब से पूरी दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स में तबाही मची हुई है। जो हम देखते हैं वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के अमंग द रिचेस्ट पर्संस है, उसने कहा ये वेपन्स ऑफ फाइनेंशियल मास डिस्ट्रक्शन है डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल मास डिस्ट्रक्शन लाने का वेपन है ये, जो 1970s में इंट्रोड्यूस किया गया डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जिसके अंदर फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन से स्टार्ट होकर अब बहुत सारी और चीजें भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, स्वैप्स एंड सो ऑन। डेरिवेटिव्स की वजह से स्पेक्यूलेशन का फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर ये कप बेच रहा है एक आदमी, वो कप के अंदर बात यह है कि अगर बहुत सारे लोग आके बहुत सारे कप्स खरीदने लगे सडनली, तो सप्लायर बना रहा है कितने कप बना लेगा, तो जाहिर सी बात है उसका भाव 50 रुपए था, कितना हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, 60-70 होने लगेगा। ये तो नेचुरल बात है भाई, ये नेचुरली बढ़े तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब आर्टिफिशियली बढ़ता है। आर्टिफिशियली कैसे बढ़ता है? डेरिवेटिव्स की वजह से बढ़ता है। इस्लामिक हुक्म यह है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हराम है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम वो प्रॉब्लम्स पर जस्ट आने वाले हैं। अब हम ये देखते हैं कि शेयर मार्केट में डीलिंग कैसी है। तो शेयर मार्केट में डील करना, अगर ये डेरिवेटिव्स का फैक्टर देखा जाए तो इस वजह से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हराम नहीं हो जाती है। जैसे कुछ लोगों ने कहा है, कुछ हमारे स्कॉलर्स ने कहा है कि देखो वहां तो सट्टेबाजी चलती है, तो सट्टेबाजी चलती है, ये डेरिवेटिव्स हकीकत में सट्टेबाजी है, हकीकत में गैम्बलिंग है। लेकिन डेरिवेटिव्स तो हर जगह पे एंटर हो चुके हैं, कमोडिटी मार्केट में एंटर हो चुके हैं। कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ी तरीके से डेरिवेटिव्स का दखल होता है। कमोडिटी मार्केट के प्राइसेस जो चेंज होते हैं वो बहुत ज्यादा डेरिवेटिव्स की वजह से चेंज होते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि ऑयल इंडस्ट्री में डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, हर चीज में, यहां तक कि अगर आपको राइस और कोई चीज है, हर चीज में डेरिवेटिव्स यूज होते हैं आजकल। तो डेरिवेटिव्स का दखल तो हर जगह आ गया, तो क्या हर चीज में हम मना कर देंगे इसमें भी डीलिंग नहीं करो, मेटल्स में भी डीलिंग मत करो, राइस में भी डीलिंग मत करो, गेहूं में भी, फार्म प्रोड्यूस में भी डीलिंग मत करो, ऑयल में भी डीलिंग मत करो, सब मना कर देंगे क्या? नहीं। तो शेयर मार्केट क्यों मना हो गई? तो शेयर मार्केट अगर डेरिवेटिव्स की वजह से मना हो जाए तो और भी बहुत कुछ मना हो जाएगा। तो जो लोग ये डायरेक्टली कहते हैं सट्टेबाजी है इसलिए शेयर मार्केट में लगाना हराम है, इसकी कोई दलील नहीं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि फी नफ्सी ही कंसेप्ट इस्लाम से टकराता नहीं है। ये एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, लेकिन बहुत सारे पार्टनर्स हैं। जो डिविडेंड आता है वो प्रॉफिट का शेयर होता है जो डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक मुस्लिम जो होता है उसको ऐसा मामला नहीं है कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी, उसे देखना होगा कि जो कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो हलाल काम है उसका कि हराम काम है। भाई शेयर खरीद रहे हो, शेयर, भाई शेयर क्या है? कोई कंपनी का शेयर है, कंपनी कुछ करती है उसका शेयर है, तुम कंपनी के ओनर हो। तो वो कंपनी क्या करती है? शराब की कंपनी है क्या? क्या वो बैंक है? क्या वो इंश्योरेंस की कंपनी है? तो हम देखते हैं कि कई सारी जो हराम की लिस्ट है, जैसे उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी हराम इंडस्ट्रीज है, वो सब पहले एक्सक्लूड होगी। जो इस्लाम में, शरीयत में मना है, हराम है, उसके अंदर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना भी जाहिर सी बात है हराम है, क्योंकि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो। इन्वेस्टर उसका पार्टनर है, इन्वेस्टर वो कंपनी का पार्टनर है। तुम शराब की कंपनी में पार्टनर बनोगे, तुम बैंक के पार्टनर बनोगे, तुम इंश्योरेंस कंपनी के पार्टनर बनोगे, तो यानी हराम काम में तुम इन्वॉल्व हो, तुम उसमें ताउन कर रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो। तो पहली कंडीशन है हराम कंपनी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, कुछ ऐसी बिजनेसेस होते हैं जो हलाल होते हैं लेकिन उसमें हराम का कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है, सिग्निफिकेंट होता है, कोई मेजर पार्ट हराम होता है, यानी खुद हलाल है लेकिन मेजर पार्ट हराम है। जैसे हम देखते हैं कि शुगर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मेजर बाय प्रोडक्ट जो शुगर इंडस्ट्री का है मोलासिस।
और वो मोलासिस बेच करके वो शराब इंडस्ट्री में सप्लाई किए जाते हैं और उससे शराब बनता है। तो मोलासिस से शराब बनता है, तो क्योंकि एक मेजर सिग्निफिकेंट बाय प्रोडक्ट है, इस वजह से शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना भी मना है। उसी तरह होटल्स में, कि होटल्स में बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, वो अल्कोहल सेल का एक बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है, तो होटल्स में भी इन्वेस्ट करना इस वजह से मना है। तो ये सेकंड रूल हो गया। फर्स्ट के टोटली हराम कंपनी नहीं होनी चाहिए, सेकंड कोई मेजर बाय प्रोडक्ट हराम नहीं होना चाहिए। थर्ड, डिबेंचर्स जो हमने देखा, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स ये है सूदी लोन, लेकिन वो लोन बैंक नहीं दे रही है, वो लोन पब्लिक दे रही है। बैंक को जिस तरह से सूद दिया जाता है, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है जो पब्लिक को इंटरेस्ट मिलता है। तो शेयर मार्केट में डिबेंचर्स में ट्रेडिंग करना जाहिर सी बात है मना है, हराम है, क्योंकि सूद की ही एक शक्ल है और क्लियर कट आउट फ्रंट क्लियर कट इंटरेस्ट का काम है वो डिबेंचर्स। नंबर 3। नंबर 4 के प्रेफरेंस शेयर्स में डीलिंग करना हराम है। क्यों हराम है? प्रेफरेंस शेयर का कंसेप्ट क्या है, आप में से कौन बताएगा? प्रेफरेंस शेयर्स में मतलब जो उसके प्रेफरेंस होल्डर्स जो है उनको फिक्स परसेंटेज देना ही है किसी भी हाल में। अगर कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकती तो उनको ये राइट्स है कि वो कोई भी मतलब कंपनी का एसेट बेच के अपना जो शेयर्स उन्होंने लगाए वो रिकवर कर सकती हैं। मतलब ये फिक्स अमाउंट है। प्रेफरेंस शेयर्स का मेजर फर्स्ट डिफरेंस यही है कि मान लीजिए कि कंपनी अगर डिसॉल्व होती है तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी रीपेमेंट मिलने में। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी का दिवालिया निकल गया, अगर मतलब कंपनी अगर नीलाम हो गई, कंपनी अगर बिक रही है, तो वो जो बिक रही है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले पेमेंट दिया जाएगा। तो आप जरा हमारे केस पे आ जाइए। 10 इन्वेस्टर्स हैं, तो 10 लोगों ने इन्वेस्ट किए, 10 लोगों ने 1-1 लाख रुपए लगाए। क्या कोई ये कह सकता है कि मैं पहले तुम्हें दूंगा, तुम्हारा देने के बाद में दूंगा? तो हम देखते हैं कि सबका इक्वल राइट है। इसके अंदर पहले बाद में ये डिफरेंशिएशन, ये एक जुल्म होगा किसी और पर, क्योंकि सब इन्वेस्टर्स है, सबका हक है, तो सबको इक्वली देना होगा। तो प्रेफरेंस किसी और को देना ये सही नहीं है, इसीलिए स्कॉलर्स ने ये रूल किया है कि प्रेफरेंस शेयर्स में डील करना हलाल नहीं है, जायज नहीं है। 5वां रूल वो ये है कि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग के सारे फॉर्म्स वो जायज नहीं है। डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में, फॉरवर्ड्स में, ऑप्शंस में, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्वैप्स, ये सब में इन्वेस्ट करना, ये सब के जरिए काम करना जायज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शरीयत के कई रूल्स टूट रहे हैं। अब यहां तक तो सब हमने देख लिए, लेकिन सबसे मुश्किल टर्म अभी आ रही है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, बताओ ये एक शख्स है मिस्टर XYZ, इन्होंने सूदी लोन लिया और लेकर के कपड़े की दुकान खोली, कपड़े की दुकान, शोरूम बनाया, कपड़े बेचना हलाल है, जायज है। अब वो शोरूम में वो एक मुस्लिम को एज अ सेल्समैन अपॉइंट करना चाहते हैं। क्या तुम सेल्समैन बनो, मैनेजर बनो, तुम हेल्पर बनो? क्या ऐसी शॉप जो सूदी पैसे से बनी हुई है, ऐसी शॉप में उस शख्स के लिए क्या सेल्समैन का जॉब करना जायज है? जायज है ना जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है। क्यों? उसने पैसे कहां से लाया, वो उसका लुकआउट है। ये तो दुकान बिजनेस जायज है भाई। अगर ऐसे कंडीशंस हम लोग लगाएंगे कि वो सामने वाले ने कहां से लाया, वो तो हम लोगों के लिए और मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि पैसे कहां से लाया वो जवाब देगा, ठीक है ना? उसमें जॉब करना जायज है, ये स्कॉलर्स का फतवा है। लेकिन अब वो इस सेल्समैन से कहता है ऐसा करो, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। सूद पे पैसे लेकर बिजनेस स्टार्ट किया है, लोन का सूद पे कर रहा है, वो कहता है तुम मैनेजर मत बनो, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। अब सही है गलत है? क्यों? पार्टनर यानी सूद में भी पार्टनर बन गया, लोन में भी पार्टनर बन गया, ठीक है ना? तो वहां जॉब करना जायज था, लेकिन वहां पार्टनर बनना जायज नहीं है, क्योंकि वो गलत बुनियाद जो वगैरह जो कुछ है वो सब चीज में पार्टनर बन जाएगा। वो जॉब कर रहा था तो जॉब कर रहा है, उसकी मेहनत का वो ले रहा है। पार्टनर बन रहा है तो वो उसकी जिम्मेदार बन रहा है, वो बिजनेस का जैसा आया है, बिजनेस जैसे चल रहा है, उसका जिम्मेदार बन रहा है। शेयर होल्डर जॉब कर रहा है या पार्टनर है? हाँ, पार्टनर है ना? वहां जॉब थोड़ी कर रहा है शेयर होल्डर, वो तो पार्टनर है। तो अगर जो कंपनी है वो सूद पे पैसे लेगी या देगी, तो वो उसमें भी पार्टनर हुआ। तो यहां पे रूल ये है कि सूद पे पैसे लेना देना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो कंपनी सूद पे पैसे दी हुई है या सूद पे पैसे ली हुई है, ये नहीं होना चाहिए।